अपनी पूरी एनुअल इनकम को यहाँ पर इनपुट कर दें। तो मेरा मान लीजिए 80C में मैक्स आउट कर देते हैं 1.5 लाख रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपए, बाकी वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो जी कैलकुलेटर कह रहा है कि इन डिडक्शंस के हिसाब से मुझे ओल्ड रेजीम में 40,500 का टैक्स बन रहा है और न्यू रेजीम में 35,000 रुपये का। तो न्यू रेजीम में मुझे 5,500 का फ़ायदा है, क्योंकि ओल्ड रेजीम के हिसाब से मेरी सारी टैक्स सेविंग्स के बाद कैश इन हैंड लगभग 6.5 लाख बचता है और न्यू रेजीम के हिसाब से मेरा कैश इन हैंड लगभग 8,15,000 बनता है। मान लीजिए इन सब डिडक्शंस के साथ अगर आप रेंट भरते हैं, मान लीजिए 90,000 का साल में, एनपीएस में भी 50,000 रुपये डालते हो, तो यहाँ आपका ओल्ड रेजीम के हिसाब से जीरो टैक्स बनता है। आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। पहला, ओल्ड और न्यू रेजीम में क्या फ़र्क है। सेकंड, आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है दोनों रेजीम में। और थर्ड, आपको अपने हिसाब से कौन सी टैक्स रेजीम ऑप्ट करनी है। हर साल बजट में हम आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स का सेक्शन होता है। सबको ये जानने का इंतज़ार होता है कि इस साल हमें इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी या नहीं। लेकिन बजट में इनकम टैक्स की सारी डिटेल सुनने के बाद हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि इतना घुमा फिरा कर चीज़ों को बताया जाता है कि एक बार को इंसान का दिमाग चकरा जाए। सोने पे सुहागा होता है ओल्ड रेजीम और न्यू रेजीम, और ये न्यू रेजीम आया तो जनता की ज़िंदगी आसान करने के लिए है, लेकिन उल्टा मुश्किल क्यों कर देता है। वो इसलिए कि पहले जिस सब्जेक्ट का एक चैप्टर समझना होता था, अब उसके 2 चैप्टर समझने होते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में और धीरे धीरे बताऊंगा कि न्यू रेजीम और ओल्ड रेजीम में क्या डिफरेंस है और आपको किस तरह अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। सिर्फ एक रेजीम होने पर हमारे पास सिंपल ऑप्शन था कि टैक्स सेविंग तो करनी ही पड़ेगी और साल के एंड में जो भी टैक्स सेविंग हुई है उनका रिबेट ले लो। लेकिन न्यू रेजीम के आने से चीज़ें बदल जाती हैं। न्यू रेजीम लाया गया है ताकि लोगों के पास कैश इन हैंड ज़्यादा बचे और लोग नॉर्मल टैक्स सेविंग के बजाय उन पैसों को दूसरी जगहों पर खर्च कर सकें, जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलती है। अब सीधा अपने कैलकुलेटर पर आते हैं और शुरू करने से पहले एक बार ये टैक्स स्लैब्स पढ़ लेते हैं। तो ओल्ड रेजीम के हिसाब से अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। न्यू रेजीम के हिसाब से अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब यहाँ कैच टैक्सेबल इनकम में है। ओल्ड रेजीम में टैक्सेबल इनकम है आपकी ग्रॉस इनकम में से सारी टैक्स सेविंग डिडक्शंस को माइनस करके जो नेट इनकम बचती है। न्यू रेजीम के हिसाब से आपकी ग्रॉस इनकम में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए कट जाता है और जो बचा वो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अपने घर वालों, दोस्तों और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी एनुअल इनकम 7.5 लाख से कम है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर हैं और आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको टैक्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स ज़ीरो बनता है। फिर भी आप नॉलेज के लिए चाहें तो वीडियो को आगे तक देख सकते हैं। यूनियन बजट 2023 के हिसाब से न्यू रेजीम को डिफ़ॉल्ट रेजीम रखा गया है। तो अगर किसी टैक्स पेयर को ओल्ड रेजीम में जाना है तो उनको खुद वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ जो सैलरीड पर्सन है वो कितनी बार भी ओल्ड रेजीम से न्यू रेजीम और न्यू रेजीम से ओल्ड में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड को ये एक ही बार मौका मिलता है। अब जिनकी सालाना इनकम 7.5 लाख से ज़्यादा है वो अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपनी पूरी एनुअल इनकम को यहाँ पर इनपुट कर दें। मान लीजिए मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप सैलरीड हैं तो 50,000 रहने दें, नहीं तो इसको ज़ीरो कर दें। उसके बाद अपने सारे डिडक्शंस को आप यहाँ इनपुट कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में किस तरह की डिडक्शन मिलती है आपको नोट में मिल जाएगा। तो मेरा मान लीजिए 80C में मैक्स आउट कर देते हैं 1.5 लाख रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपये, बाकी वैल्यूज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैल्यूज़ इनपुट करते ही कैलकुलेटर आपको बताता है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है और ओल्ड और न्यू रेजीम के हिसाब से आपका कितना कितना टैक्स बन रहा है। तो जी कैलकुलेटर कह रहा है कि इन डिडक्शंस के हिसाब से मुझे ओल्ड रेजीम में 40,500 का टैक्स बन रहा है और न्यू रेजीम में 35,000 रुपये का। तो न्यू रेजीम में मुझे 5,500 का फ़ायदा है। वहीं नीचे ये 2 पाई चार्ट मुझे बता रहे हैं कि ओल्ड रेजीम के हिसाब से मेरी सारी टैक्स सेविंग्स के बाद कैश इन हैंड लगभग 6.5 लाख बचता है और न्यू रेजीम के हिसाब से मेरा कैश इन हैंड लगभग 8,15,000 बनता है। और इस पैसे को अब मैं चाहे जहाँ मर्जी इस्तेमाल करूँ और वो टैक्स डिडक्शंस में आते हो या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा न्यू रेजीम में ही आपको ज़्यादा टैक्स सेविंग हो। मान लीजिए इन सब डिडक्शंस के साथ अगर आप रेंट भरते हैं, मान लीजिए 90,000 का साल में,
तो ओल्ड रेजीम के हिसाब से आपका टैक्स 22,500 बनता है, जो न्यू रेजीम से 12,500 रुपये कम है। अब हो सकता है आप एनपीएस में भी 50,000 रुपये डालते हो, तो यहाँ आपका ओल्ड रेजीम के हिसाब से ज़ीरो टैक्स बनता है। अब ये तो एक रैंडम सा एग्जांपल था जिससे मैंने आपको एक कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाया। सबकी स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट्स डिफरेंट होती हैं और इसी हिसाब से पता लगता है कि किसको कौन से रेजीम में जाना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि आपकी स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपके लिए कौन सा रेजीम बेटर है। तो मान लीजिए 3 लोग हैं, सोनू, टिट्टू और स्वीटी, जिनकी बराबर 10 लाख रुपए एनुअल इनकम है। इन तीनों में सोनू अपनी जॉब के लिए एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है, उसकी फैमिली दूसरी सिटी में रहती है जिनके लिए उसने लोन पर एक घर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके पास खुद की और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ इंश्योरेंस भी है। स्वीटी यूजुअली टैक्स सेविंग्स पर ज़्यादा जोर नहीं देती, रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है, रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग के अलावा जितना भी नेसेसिटीज़ और नीड्स से टैक्स सेविंग हो जाती है उतना ही करती है। टिट्टू अपना ज़्यादातर पैसा अपने होल्ड में रखना पसंद करता है, वो अपने फैमिली के साथ उनके घर में रहता है और मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर नहीं है। तो सबसे पहले टिट्टू, जिसका टैक्स सेविंग में सबसे सिंपल केस है, उसे देखते हैं। 10 लाख की एनुअल इनकम के साथ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और मान लीजिए 50,000 का ही ईपीएफ जो कंपनी खुद इन्वेस्ट करती है एटीसी में। ओल्ड रजीम के हिसाब से 92,500 टैक्स, न्यू रजीम के हिसाब से 52,500 रुपीज़। अब स्वीटी का केस देखते हैं। 10 लाख की इनकम के साथ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 1.5 लाख का एटीसी, 10,000 का मेडिकल इंश्योरेंस, 1 लाख एनुअल अपार्टमेंट का रेंट। इन सब के हिसाब से ओल्ड रेजीम में 51,500 रुपये और न्यू रेजीम में 52,500 रुपये, तो लगभग बराबर। अब सोनू का केस, 10 लाख एनुअल इनकम, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 1.5 लाख एटीसी डिडक्शंस, 15,000 के मेडिकल इंश्योरेंस, 1.5 लाख होम लोन का इंटरेस्ट, 50,000 एटीसीसीडी में एनपीएस के डिडक्शंस और 1 लाख अपार्टमेंट का रेंट। ओल्ड रेजीम के हिसाब से ज़ीरो टैक्स, न्यू रेजीम के हिसाब से 52,500 रुपये टैक्स। इससे ये समझ आता है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा कैश इन हैंड रखना है या ज़्यादा टैक्स सेविंग करनी है। इसलिए कई लोगों को आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि हमें साल की शुरुआत में ही टैक्स प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ओल्ड रेजीम में रिबेट की एक लिमिट के बाद ही उसमें न्यू रेजीम से ज़्यादा टैक्स सेविंग होती है। और साल की शुरुआत में टैक्स प्लानिंग करने से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि आपके पास समय होता है सही और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स चुनने का और सही डिसीजन लेने का। साल के एंड में सब कुछ जल्दबाजी में करने पर आप ज़रूर कोई ना कोई गलती कर देंगे। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट का रीज़न ही है वेल्थ क्रिएशन और उसको होने के लिए समय लगता है। तो अगर आप साल की शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए 1 साल ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपको किस तरह अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है और डिडक्शंस लेकर ओल्ड रेजीम में टैक्स सेविंग करनी है या बिना डिडक्शन लिए न्यू रेजीम में। मेरी मानिए तो बेहतर ये हो जाता है कि आप ओल्ड रेजीम में एटीसी जैसे सेक्शंस के लंबे लॉक इन पीरियड वाले इन्वेस्टमेंट्स के बजाय न्यू रेजीम में टैक्स सेविंग करके उस पैसे को किसी बेहतर जगह इन्वेस्ट कर लें जहां आपको ज़्यादा लिक्विडिटी और बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप कौन से रेजीम में टैक्स सेविंग करने वाले हैं। पर्सनल फाइनेंस पर ऐसी ही सिंपल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।